हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग के लिए जो है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं, जो कि लुसेंट सीरीज जो चल रहा है। ओके, इसमें हम जानेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक है, समझते हैं ध्यान से और आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। और आपको इस बात की विश्वास दिलाते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपकी उम्मीद पे बिल्कुल ही हम खड़े उतरेंगे। अगर नहीं उतरेंगे खड़े तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी तरह से अच्छे से प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, तो पहले हम कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए कार्य बोलते किसी पहले वो देख लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो कार्य बोलते हैं। ओके, ये मेरा डिफिनेशन था। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर जो होता है वह होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, और विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम एफ से डिनोट किए हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट में डी से डिनोट किए हैं। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, तो वही जो है, और कार्य को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट किए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्य एक जो होता है, ये कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो कार्य कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताए थे आप लोग को, शायद आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, पर ये सब चैप्टर हम पढ़ाए थे अदिश और सदिश बारे में, तो आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे अदिश राशि का ट्रिक हम बताए थे, उस आद्यता को चाभी दो, जिसमें कि ऊर्जा, समय, ये सब जो आते थे वो एक अदिश राशि के अंतर्गत आते थे। और ट्रिक क्या बताए थे, उस आद्यता को चाभी दो। ओके, आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए कार्य, ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। अब देखिए कार्य का सीजीएस अगर आपसे मात्रक पूछ लेगा कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है, अर्घ होता है। ये कार्य का सीजीएस मात्रक है। ओके, और एक जूल बराबर कितना अग्र होता है, तो 10 पे पावर 7 अग्र होता है। एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अग्र होता है। ओके, ये लुसेंट का फिजिक्स लेक्चर नंबर 11 है। ओके, आगे अब देखिए कार्य बराबर हम क्या बोले थे, बल गुना विस्थापन बोले थे। बल गुना विस्थापन बोले थे ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कार्य बराबर क्या होता था, बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो बल को क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे, और विस्थापन को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। फोर्स को एफ से डिनोट करते थे और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते थे। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल को एफ से डिनोट करते थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, तो ही बोलते हैं। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही हो गया कार्य का मात्रक, तो न्यूटन मीटर हो गया। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कार्य की बीमा बताइए आप। ठीक है, कार्य की बीमा बताइए। देखिए हम कार्य की बीमा हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए बल की बीमा, जब हम बीमा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि बल की जो बीमा होती है यह होती है MLT इन्वर्स 2। MLT इन्वर्स 2 जो है ये बल की बीमा होती है। ओके, ये हम निकालने के लिए भी सिखाए थे। ओके, जिसमें कि बल की बीमा क्या होती थी, MLT इन्वर्स 2 होती थी। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का बीमा ही निकालना है ना मुझे, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुना विस्थापन होता है। तो बल की बीमा क्या होता था, MLT इन्वर्स 2 होता था। ठीक है,
और वही देखिए बल गुना विस्थापन कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है ना, तो बल का क्या हुआ बीमा MLT इनवर्स 2 होता है। और विस्थापन को हम लोग जो है विस्थापन को हम लोग मीटर में भी दर्शाते हैं और लंबाई में भी दर्शाते हैं। आपको जब पढ़ाए थे बीमार चैप्टर तो उसमें बताए थे विस्थापन को लंबाई में भी नापते हैं और किस में नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं। ठीक है, तो विस्थापन को L से डिनोट करते थे, L से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा कार्य का बीमा। कार्य का बीमा क्या होगा, तो बल का बीमा होता था MLT इनवर्स 2 और विस्थापन को L से डिनोट करते थे। ठीक है, जब इसको फाइनल रिजल्ट जब देखेंगे आप तो इसका क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2। तो कार्य की बीमा जो है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो देखिए किसी वस्तु पर 50 न्यूटन, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल है, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल 100 मीटर की दूरी तक लगता है। ठीक है, किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल 100 मीटर की दूरी तक जो है लगता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका कार्य बताना है, इसका कार्य बताना है। मतलब कार्य के बारे में पूछ रहा है कि इसका कार्य बताइए। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता था, बल गुना विस्थापन होता था, बल गुना विस्थापन होता था। ठीक है, बल गुना विस्थापन होता था। विस्थापन मतलब बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन को मीटर में भी दर्शाते हैं। ठीक है, और लंबाई में भी दर्शाते हैं, आपको बोले ही थे। ओके, तो देखिए 50 न्यूटन, ठीक है 50 न्यूटन का बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। 50 न्यूटन का बल तो 50 न्यूटन का बल लिख दिया। ठीक है, बल गुना विस्थापन होता था, तो विस्थापन देखिए 100 मीटर, तो विस्थापन 100 मीटर हो गया, तो विस्थापन को मीटर में भी नापते थे ना, तो 50 न्यूटन गुना 100 मीटर, 50 न्यूटन गुना 100 मीटर। टोटल जब रिजल्ट देखेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा 5000 जूल। क्या हो जाएगा, 5000 जूल हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ये 5000 जूल हो जाएगा। ओके, जब ये गुना करने पे जब इतना रिजल्ट आएगा ना 5000, तो आप इसमें जूल लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग ऊर्जा। ये जो है कार्य के बारे में जो चीज़ जानना था हम सारा चीज़ देख लिए। अब हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे, इसके बारे में। ठीक है, समझिए ध्यान से। ऊर्जा, ऊर्जा बोलते किसे हैं, ऊर्जा बोलते हैं किसे हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे थे, मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है तभी तो पढ़ा रहे हैं। एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, एनर्जी जरूरी है। तो कार्य करने की क्षमता को, मेरा क्षमता जितना है पढ़ाने का उतना ही पढ़ा पाएंगे ना। कोई बोलेगा कि नहीं तुम रात भर पढ़ाओ, तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे, एनर्जी रहेगा तभी ना पढ़ाएंगे। तो कार्य करने की क्षमता, मेरे अंदर जितना क्षमता होगा उतना ही काम करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ओके, ऊर्जा, ऊर्जा जो है कैसी राशि है, तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का ट्रिक क्या बताए थे आप लोग को, उस आद्यता को चाबी दो। तो ऊ से सीधे हो गया ऊर्जा, सो से समय, आ से आयतन, ठीक है, आद्यता, तो से तापमान, ये सब क्या था, ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे आप लोग को। ओके, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा आपको दो तरह के देखने को मिलेगा, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ से। देखिए गतिज ऊर्जा, अब देखिए गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और कोई भी वस्तु स्थितिज में है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थित है को, स्थित अगर कोई वस्तु है तो। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई पे है, जैसे कि हम टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा होगी। क्योंकि ऊंचाई पे जब कोई वस्तु रहता है ना ऐसे अस्थिर, तो वो स्थितिज ऊर्जा ही रहता है उसके अंदर। ठीक है, इसका सूत्र भी बोलेगा तो mgh होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का, तो याद रखिएगा। तो
गति ऊर्जा का कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि पवन चक्की। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है पता है? के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब कि गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो के का मतलब हो गया काइनेटिक, ई का मतलब हो गया एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ जो है ना, इसका कोई मान नहीं होता है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर जो है के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, क्या बोले? के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, एम का मतलब होता है मास, भी का मतलब होता है बेग। ठीक है, एम का मतलब मास, भी का मतलब बेग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और स्थितिज ऊर्जा का बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एम जी एच। ठीक है, एम को मास बोलते हैं, जी को ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है, जी को ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं त्वरण, और एच को हाइट बोलते हैं। ओके, एच को हाइट बोलते हैं। तो हम क्या बोले? कोई भी वस्तु अगर हाइट में है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा? स्थित ऊर्जा होगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करना। कैरियर में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है आता है, वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। इनमें से बताना है कि किन में जो है स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 4 को ऑप्शन देगा और बताया कि इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, द्रव्यमान, त्वरण, ऊंचाई और वेग। द्रव्यमान, त्वरण, ऊंचाई और वेग, तो इनमें से बताना है कि किस में जो है स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या बोले थे हम? एम जी एच। तो सब में है ना एम जी एच। तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? एम। त्वरण को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, जी। ऊंचाई क्या बोलते हैं? एच। ठीक है, तो सब में करेगा काम। ठीक है, लेकिन वेग में काम करेगा क्या? वेग को भी से दर्शाते हैं, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। भी तो आता नहीं है, तो वेग पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग। ओके, वेग पे निर्भर नहीं करेगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट रहता है तो आपको पहले ही बोले हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ से देखते हैं आप। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, और ये जो होता है एम जो है, ये द्रव्यमान है, मतलब मास है। तो काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान का जो होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है एक दूसरे में। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती को हम कैसे दर्शाते हैं? तो ऐसे दर्शाते हैं, वही चीज़ जो हम ऐसे दर्शा दिए हैं। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन को लेके चलते हैं, क्वेश्चन से समझ में ज़्यादा आएगा आपको। देखिए, किसी वस्तु में द्रव्यमान बढ़ाने पे, मतलब कि एम बढ़ाने पे, ठीक है, किसी वस्तु में द्रव्यमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम क्या बोले? गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि आपको पता है के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान से पूछ रहा है, तो ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान का। तो गतिज ऊर्जा क्या बोला? किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान मतलब मास बढ़ाए तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है एक दूसरे का। अनुक्रमानुपाती होता है एक दूसरे का। मास बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, किसी वस्तु में वेग बढ़ाने पे, मतलब भी की बात बोल रहा है, वेग बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ भी यही चीज कंडीशन लगता है। ठीक है, यहाँ भी ये भी अनुक्रमानुपाती होता है। काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो भी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती भी स्क्वायर, मतलब कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, वेग बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। दोनों में एक समान रिलेशन होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेग बढ़ाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि वेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है और द्रव्यमान बढ़ाने से भी गतिज ऊर्जा बढ़ता है, क्योंकि दोनों में जो संबंध होता है, दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब कि जैसे मेरा एक दोस्त है, तुम जाएगा तो हम भी जाएंगे, दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब क्या है, अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अनुक्रमानुपाती होता है, काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती भी स्क्वायर होता है ना, तो गतिज ऊर्जा के बराबर ई वेग मतलब कि भी का मान कितना है, 4 गुना वेग है ना, वेग को भी से दर्शाते हैं, वेग को 4 गुना किए तो के ई बराबर, यही जो है ना वेग को 4 गुना किए तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा पे कितना गुना प्रभाव पड़ेगा, तो 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ओके, तो 4 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे यहाँ देखते हैं, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, किसी वस्तु पर का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से गतिज ऊर्जा पूछ लिया और वेग के बारे में पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए, तो के ई बराबर, ठीक है, आधा कर दिया जाए मतलब कि दो यहाँ दे दिए तो मतलब आधा कर दिया जाए, आधा कर दिए। ठीक है, अब देखिए के ई बराबर कितना हो जाएगा, तो आधा जब करेंगे ई, तो ई एक का भी का जो है एक का 1 हो जाएगा और 2 का ई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो किसी वस्तु का वेग अगर आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है ये 1/4 हो जाएगा। ओके, ये मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या देखने वाले हैं हम, देखिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अब हम क्या समझाने वाले हैं, तो हम समझाएंगे संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के ई बराबर हाफ एम स्क्वायर होता है। तो देखिए संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के बारे में देखेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए के ई बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर जो है ये क्या है, तो संवेग है, पी स्क्वायर क्या है, तो ये संवेग है, एम क्या है, तो द्रव्यमान है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का संवेग दुगना कर देने पर गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग अगर देखिए क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या है, संवेग है, 2m में m क्या है, द्रव्यमान है। तो क्वेश्चन क्या देखिए बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। किसी वस्तु का संवेग दुगना कर देने पे गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब के ई बराबर कितना होगा। ठीक है, तो संवेग के बारे में बताना है, कितना गुना हो जाएगा। तो अब देखिए इस पर भी वही कंडीशन लागू होता है, संवेग बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, संवेग अगर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। तो ये के ई बराबर, के ई को मतलब बोलते हैं, के ई को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो के ई बराबर अनुक्रमानुपाती पी स्क्वायर होता है, मतलब कि संवेग बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अनुक्रमानुपाती जो है संबंध होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, तो ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का संवेग दुगना करने पे, दुगना बोला, देखिए यहाँ दुगना दे दिया है। ठीक है, दुगना दे दिया है, तो संवेग दुगना करने पे तो पी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वही देखिए के ई बराबर पी की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे जब फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो के ई अनुक्रमानुपाती 4p स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि दुगना करने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दुगना करने पे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है, पी के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाएगा। तो किसी वस्तु का संवेग दुगना कर देने पे स्क्वायर हो जाता है, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऐसे भी डायरेक्ट समझा सकते थे कि 2 गुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इस तरह से समझा इसलिए रहे हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से इन कर सके। ओके, आगे अब 8 गुना दे दिया, तो 8 गुना दे दिया संवेग, तब तो कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। ओके, एक को समझ गए तो दूसरा ऐसे ही बना लेंगे आप। ओके, अब देखिए अब हम क्या जानने वाले हैं, तो अब हम जानने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है,
देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ठीक है, और ना उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, जैसे कि डायनमो टरबाइन पवन चक्की, डायनमो टरबाइन पवन चक्की, ठीक है। तो इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना, ऊर्जा को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो डायनमो टरबाइन पवन चक्की, इसका काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विद्युत मोटर का क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत मोटर। डायनमो टरबाइन पवन चक्की क्या काम है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करना। विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना, ठीक है। अब देखिए लाउड स्पीकर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। लाउड स्पीकर क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही कहता है ना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। ओके, ये सब काम करता है। एक होता है सितार का क्या काम है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके, अब देखिए माइक्रोफोन का क्या काम है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन का क्या काम है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, इसका क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना किसका काम है? तो विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट का। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोमबत्ती का क्या काम है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में किसका काम है? परिवर्तित करना। तो मोमबत्ती का काम है परिवर्तित करना। मोमबत्ती का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके देन, तो ये मेरा कंसेप्ट क्या था? ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम क्या जानने वाले हैं? तो अब जानेंगे हम लोग शक्ति के बारे में। शक्ति, ठीक है, शक्ति के बारे में जानेंगे। देखिए शक्ति किसे बोलते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। ओके, अब देखिए शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता था? कार्य का मात्रक क्या होता था? ये कार्य बटा, देखिए पहले देखिए शक्ति बराबर क्या हुआ? कार्य बटा समय हुआ। तो ये कार्य का मात्रक खाली क्या होता था? जूल होता था। कार्य का मतलब जूल होता था। और समय को टी बोलते हैं, मतलब समय को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। और तो कार्य का मात्रक क्या हो गया टोटल? तो जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। और शक्ति बराबर क्या होता था? तो कार्य बटा समय होता था। तो इसका मात्रक जो है शक्ति का जूल प्रति सेकेंड वाट भी आप बोल सकते हैं। जूल प्रति सेकेंड वाट भी आप जो है शक्ति का मात्रक बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्या देखेंगे हम लोग? आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसका मान कितना होता है? जैसे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.184 जूल, ठीक है, मतलब 4.184 जूल, ठीक है। 4.184 जूल जो होता है 1 कैलोरी बराबर होता है। कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, ठीक है। ऐसे समझा दिया आपको। अब देखिए 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.184 होता था। तो इसमें क्या लग गया? किलो लग गया। किलो का मतलब क्या हो गया? 3 गो जीरो लग गया। 3 गो जीरो लग गया ना, तो 10 पावर हम 3 बोल सकते हैं, है ना। तो सेम वही रखिएगा।
4.184 गुना 10⁻³ जूल। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.184 गुना 10⁻³ जूल हो जाएगा। ओके, 1 किलो कैलोरी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मात्रक है? किसका है? तो यह जो है ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इस चीज़ आपको याद रखना है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऊर्जा का मात्रक है। अब यहाँ देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। 746 वाट जो है एक हॉर्स पावर बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ओके, याद रखिएगा। नोट में देखिए क्या लिखे हैं, अगर वाट ठीक है, अगर वाट मतलब शक्ति, अगर वाट मतलब शक्ति के साथ समय लगा हुआ, अगर शक्ति का मतलब तो वाट ही होता है ना, अगर वाट मतलब शक्ति के साथ समय लगा हुआ हो तो वह शक्ति का नहीं कार्य का, वो शक्ति का नहीं ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं अच्छा से। अगर वाट मतलब शक्ति, ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट ही होता है ना, अगर वाट मतलब शक्ति के साथ समय लगा हुआ हो, ठीक है, तो वह शक्ति का नहीं ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल? 1 जूल। 1 वाट सेकेंड बराबर कितना जूल? 1 जूल। ओके, याद रखिएगा। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। ओके, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? देखिए, किलोवाट आ गया, क्या आ गया? किलोवाट मतलब क्या हो गया? 3 को 0, 1 2 3, तो 10⁻³ हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, किलो में जो हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका जब पढ़ेंगे तो उसमें 1 किलो बराबर 10⁻³ जूल हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको देख लीजिएगा। तो 1 किलोवाट बोलना है। ठीक है, 1 वाट घंटा बराबर होता था 3600 जूल। तो इसी को क्या करना है? 3600 जूल गुना 10⁻³ जूल। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 3600 जूल गुना 10⁻³ जूल, क्योंकि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता था, लेकिन 1 किलोवाट बराबर बोल रहे हैं हम, तो 3600 जूल इंटू 10⁻³ जूल भी आप बोल सकते हैं। ओके, और फाइनल अगर रिजल्ट देखेंगे पूर्णांक में तो आप बोल सकते हैं ऐसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 1 किलोवाट बराबर कितना यूनिट? तो 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट मतलब 1 घंटा, मतलब 1 किलोवाट बराबर कितना यूनिट? तो 1 यूनिट। जैसे कि बिजली जो चेक होता है घर में, जो सब घर में मीटर लगा होगा, तो चेक जो करता है तो क्या चेक करता है? किलोवाट ही तो चेक करता है ना, किलोवाट घंटा कितना आप खपत किए। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं? अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है? किसी घर में 100 वाट के, ठीक है, किसी घर में 100 वाट के पंखा, मान ले पंखा 100 वाट के पंखा 100 वाट के और 10 बल्ब जलाने पर कितना ऊर्जा खपत होगी? ठीक है, मतलब 100 वाट के पंखा और 10 बल्ब, 100 वाट का पंखा जलाए, मतलब चलाए, 100 वाट का पंखा चलाए और 10 वाट का 10 मतलब कि 100 वाट के, ये पंखा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। किसी घर में 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब, ठीक है, 100 वाट के 10 बल्ब, ठीक है, 100 वाट के 10 बल्ब जलाए, ठीक है,
तो कितनी ऊर्जा खपत होगी। सीधी सी बोल रहा है आपसे कि 100 वाट के 10 बल्ब जलाए तो कितनी ऊर्जा खपत होगी। कुछ नहीं करना है, 100 वाट है ना, 100 वाट है, 10 बल्ब जलाए तो 100 गुना 10, 100 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। 100 गुना 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। 1 2 3 1000 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 जो आया ना, इसको लपेट के 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। जितना जलाए, ठीक है, 30 चाहे 30 दिन भी रहे ना तो उसको भी गुना करके 1000 से भाग दे देना है। तो 1000 हो गया, तो 1000 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो एक बार में कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 वाट का 10 बल्ब जलाने पे 1 यूनिट खपत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन जो है हम और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गहराई से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। दिन भी रहेगा, महीना भी रहेगा और रुपया भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अच्छे से समझते हैं। किसी घर में 200 वाट के 4 पंखे, किसी घर में 200 वाट के 4 पंखे तथा 20 वाट के 5 बल्ब तथा 100 वाट के 11 फ्रिज, 100 वाट के 11 फ्रिज 8 घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं तथा 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है। 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है, ठीक है, 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है। तो एक महीने में, मतलब 30 दिन में बताना है आपको, एक महीने में कितना खर्चा आएगा, पैसा निकालना है आप, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। 200 वाट का 4 पंखा, 200 वाट का 4 पंखा, तो 200 गुना 4 800, 200 गुना का 4, क्योंकि 200 वाट का 4 पंखा है, तो 200 गुना 4 कितना हो गया, 800 वाट हो गया, 800 वाट हो गया। ओके, अब देखिए 20 वाट का 5 बल्ब, तो 20 गुना 5 100 हो गया, 20 गुना 5 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, अब देखिए 100 वाट के 11 फ्रिज, तो 100 गुना 11 कितना हो गया, 1100 हो गया। 100 गुना 11 1100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वाट क्या बोला, 100 वाट के 11 फ्रिज, तो 100 गुना क्या किए, 11 किए, तो 1100 हो गया, 1100 वाट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए सबको गुना किए, सबको मान लो इतना गुना किए, कितना आया, पहले 2000 वाट आया, 2000 वाट आया ना, 2000 वाट आया, मतलब सब चीज जला लिए, सबको गुना कर दिया, हम आपको बताए थे, ठीक है। तो कितना आया, 2000 वाट आया। अब बोल रहा है कि 8 घंटा, देखिए 8 घंटा प्रतिदिन चलते हैं, तो 2000 गुना 8, 2000 गुना 8, 8 दूनी 16, कितना आया, 16000 आया, 16000 वाट आया, 16000 वाट आया ना, 16000 वाट आया। तो 16000 वाट को 1000 से भाग दे देना है, ठीक है। देखिए 2000 गुना 8 किए तो 16000, 1 2 3 4, 16000 1000 से भाग दे दिए, ठीक है, 1000 से भाग दे दिए, तो 3 0 3 0 कट गया, कितना यूनिट उठा, तो 16 यूनिट उठा, 16 यूनिट उठा ना। अब क्या बोल रहा है, 16 यूनिट जो उठा, तो इसको 30 दिन 8 घंटा प्रतिदिन चलाते हैं तथा 1 यूनिट का मान 5 रुपये है, तो 1 महीने में कितना खर्चा होगा, 1 महीना कब निकलना है, ठीक है। तो देखिए, तो 16 गुना 30 कर सकते हैं ना आप, 16 गुना 30 करेंगे तो 480 आएगा, कितना आएगा, 480 आएगा, 480 आएगा। ओके, तो 1 यूनिट का जो बिल है, 1 यूनिट का जो बिल है ये 5 रुपये है। 1 यूनिट का बिल क्या है, देखिए यहाँ लिख दिया, 1 यूनिट का बिल जो है कितना है, तो 5 रुपये, सब कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है। 1 यूनिट का बिल कितना है, तो यह जो है 5 रुपये है, ठीक है। 1 यूनिट का बिल 5 रुपये है, तो 480 गुना 5, 480 गुना जब 5 करेंगे टोटल कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा, कितना आएगा, 2400 रुपये बिल आएगा। ओके, कोई डाउट अगर रहता है, कोई समस्या अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। ओके, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपके उम्मीद पे बिल्कुल ही खड़े उतरेंगे, आप पूरा यूट्यूब पे ढूंढ के देख लीजिएगा। ओके, इस तरह से कंटेंट लिख के कोई नहीं समझाएगा, और जो हम कंटेंट बता रहे हैं, खासकर लुसेंट जो चला रहे हैं, ये कंटेंट एग्जाम में लड़ेगा। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट करिएगा।
और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है या कंटेंट पसंद आता है, समझाने का तरीका पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है अब तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।